कि आप कभी भी कार्रवाई होगी तो हम, और इसमें सबसे बड़ा अंतर जानते क्या किया? देखिए, जो अभी हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी ने भी बोला था जी, चाइनीज वेपनरी का पहली बार यूज हुआ रियल वॉर में और वो फेल साबित हुए। यह ऐसे ही होता ना, जैसे कोई गाड़ी आप खरीदने जाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, साहब इतना एवरेज देगी, मेंटेनेंस तो बिल्कुल ही कम है। जब गाड़ी सड़क पे चलती तो समझ में आता है कितना एवरेज दे रही है। तो जब सड़क पे उतरे वो लोग, और इसका प्रमाण ये है कि जो एविक्स सिस्टम चेंगडू, जो इनकी डिफेंस की कंपनी है चेंगडू में, जो PL-15 मिसाइल बनाती है और F-10 और F-17 एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके शेयर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद धड़ाम से नीचे गिरे, 9% से लेके 20% तक नीचे गिरे। चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी शेयर्स को बढ़ाने में, तो भी वो ऑन एन एवरेज 6% नीचे रहे। उधर भारत की जितनी डिफेंस कंपनीज थी उनके स्टॉक्स बढ़े। HAL का 14% बढ़ा, मझगांव डॉक्स का 22-23% बढ़ा, गार्डन रीच शिपयार्ड कंपनी का बढ़ा, और इतना विश्वास भारत के प्रति बढ़ा कि आपने देखा डेजॉल्ट एविएशन, जो रफाल बनाने वाली कंपनी, उसने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस को दिया कि भारत में वो आके बनेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में भारत ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक सफलता हासिल की है। तो इस दृष्टि से ये अपने आप में बहुत, और इससे जुड़ी हुई चीज़ें तो अभी बहुत आगे तक चलती रहेंगी। और इससे ज़्यादा लास्ट में क्या कहूँ कि शहबाज शरीफ का तो वो बयान ही आ गया, याद है आपको वीडियो, कि 9 और 10 की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे जगा कर कहा कि हिंदुस्तान ने कई एयर बेसेस के ऊपर हमला कर दिया है और नूर खान एयर बेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी है। फिर जाके उन्होंने उज्बेकिस्तान में कहा कि हमने तो सोचा था 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद अटैक करेंगे, इंडिया ने पहले अटैक कर दिया, वो मुहूर्त निकालते रह गए, हमारा मुहूर्त पहले आ गया, हमने पहले अटैक कर दिया। तो हर दृष्टि से भारत ने एक बहुत शानदार सफलता हासिल की। ये तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई सुधांशु जी। अब मैं राजनीति की तरफ भी फिर एक बार लाऊंगा। हम बिहार को भूल न जाएं, इसलिए मैं ला रहा हूँ। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, 24 या 72 घंटे के अंदर जो हत्याओं का एक सिलसिला आया है, मैं मानता हूं कि कोई सरकार ऐसे मौके पर जब चुनाव हो नहीं चाहती कि इन चीज़ों में फंसे, क्योंकि जनता के सामने जाना है। फिर भी ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। वजह इसको जरा गंभीरता समझने की जरूरत है। चुनाव नजदीक आए और बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2024 का चुनाव आया था और अचानक दिल्ली में बॉम्ब की थ्रेट आई थी स्कूलों में, एक नहीं कई बार। एयरलाइंस पे भी बॉम्ब की थ्रेट आई थी। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अचानक क्या होता है, जैसे ही एक विशेष प्रकार की शक्तियां राजनीति में मजबूत होने लगती हैं, एक विशेष प्रकार की शक्तियों के दिमाग चढ़ने लगते हैं। 24 के चुनाव के बाद भी आप याद करिए एयरलाइंस को कितनी थ्रेट्स आई थी, वो सब होएक्स। मोदी की सरकार थी तो वो आतंकवाद तो नहीं कर पा रहे थे, तो फेक कॉल्स तो करते रह सकते थे। याद करिए पटरियां उखाड़ने की कितनी घटनाएं हो रही थी, क्योंकि सेकुलर ताकतों की शक्ति बढ़ी हुई नजर आ रही थी। उसके बाद ये क्या हो गया, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब दिल्ली के बाद एकदम शांति हो गई। अब कोई होएक्स कॉल नहीं आ रहा है, थ्रेट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, भारत की विवेकशील जनता के ऊपर कह रहा हूं, जरा डॉट्स कनेक्ट करके देखिए तो जो कुछ दिल्ली में हुआ था 24 से लेके 6 महीने तक, और फिर शांति, और बिहार, इसमें एक पैटर्न तो नजर आता है, इसे समझने की जरूरत है। ये पैटर्न बहुत कुछ इशारे भी करता है, बहुत कुछ इशारे करता है। जब भी ऐसा होता है जहां पे लगता है कि राष्ट्रवादी शक्ति जरा सी कमजोर हो रही है, आप तुरंत देखिए उसके बाद किस ढंग से वो बढ़ते हैं। और इसीलिए, और जब राष्ट्रवादी शक्तियां सत्ता से बाहर हो जाती हैं और तथाकथित सेकुलर ताकतें सत्ता में आ जाती हैं, तो क्या होता है, दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चंडीगढ़, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, सूरत, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, कोई जगह बचती थी जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, बस अड्डे से लेके रेलवे स्टेशन से लेके पार्क में लिखा रहता था फला चीज छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गया है। इसीलिए अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा को नहीं समझ पाता, तो मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा जो चाणक्य ने कहा था, आचार्य चाणक्य ने, कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। हम वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाने चले जाएंगे,
अगर फ्राइडे या मंडे को पड़ जाएगी वोटिंग तो 3 दिन के लीव पे चले जाएंगे, वोट डालने नहीं आएंगे, और उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही। इसे भी समझने की ज़रूरत है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो नेम प्लेट लगाने की एक मुहिम चली है और उसमें पिछले साल इस तरीके की कई चीज़ें आई जब नाम कुछ और था और किसी और धर्म से थे और वो ये इस सबको जारी किए हुए थे, लेकिन इस साल सरकार सख्त है, इसको लागू किया गया है और विपक्ष उत्तर प्रदेश का खासा हमलावर है। मैं इसमें थोड़ा एक अलग एंगल देखता हूँ। नाम बदले गए वो तो अलग है। अब अगर किसी मुस्लिम ने वैष्णो ढाबा लिखा और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, ये किसी मौलवी ने फतवा क्यों नहीं जारी किया अभी तक? भाई अगर आप एक टीवी सीरियल में केवल माता की चुनरी ओढ़ रहे तो फतवा जारी हो जाता था है? अगर कोई ऐसे ही बोल दे वो गणपति बप्पा मोरिया तो फतवा जारी हो जाता था। एक टीका लगा लो तो फतवा जारी हो जाता था। और नाम है वैष्णो दावा, हरि कृपा, और वो स्वास्तिक बनाए दे रहे हैं और ये लिखे रहे हैं, फतवा नहीं जारी हो रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, सरकार राजनीतिक दलों से छोड़िए, पहले अंदर समझिए कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं बहुत विनम्रता से, जो लोग इसके ऊपर आपत्ति करने की बात करते हैं, भाई पारदर्शिता के विरुद्ध आप क्यों हैं? और दूसरी बात, इस सरकार में, भारत के संविधान में व्यवस्था है हलाल सर्टिफिकेशन की। हलाल सर्टिफिकेशन में क्या है? ये नहीं कि ये प्रक्रिया हलाल के द्वारा होनी चाहिए, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। जो लोग छुआछूत की बात कहते हैं, राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं, हैसियत हो तो बोलिए, गैर मुस्लिम का टच किया हुआ हलाल नहीं है। किसी की हैसियत हो तो बोले। उसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है, कोई सवाल नहीं उठाता। यहां पे कोई ये कह दे कि साहब मेरे को झूठ बोलकर ये किया गया, तो साहब उसके ऊपर राजनीति है। तो मुझे लगता है इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जो भारत जाग रहा है, तो नेम प्लेट के पीछे क्या है ये भी दिखना शुरू हो रहा है। जाति जनगणना पर आप लोग पहले बहुत सख्त विरोधी थे। प्रधानमंत्री अब आए और प्रधानमंत्री का संदेश आया, हम ये करने वाले हैं। वो कौन सी परिस्थितियां रही कि आप लोगों को भी लगा ये जरूरी है? देखिए, जातिगत जनगणना का सबसे पहले निर्णय मई 2022 में जब हुआ तो भाजपा जदयू की सरकार थी। हमारी सोच भारतीय समाज के बारे में यह है कि सभी जातियों की पहचान, सभी का सम्मान, और जो अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं उनका उत्थान। ठीक? और इसलिए मैं उस जमाने की बात करता हूं, जो लोग आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, 2014 में जब आपकी सरकार गई, आपकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? एकदम हाल की हिस्ट्री बताइए। 3 का नाम आप नहीं बता सकते। वो तो फोटो दिखा रहे थे संसद में कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये लोग हैं, बताइए इसमें से कौन है? मैं वही कह रहा हूं, मंत्री कितने थे ये बताइए। और जो वो कह रहे हैं सचिवों में, मेरे भाई अभी भारत की कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने? वो 87 बैच के आईएएस है। भारत में सेक्रेटरी बनने की प्रक्रिया क्या? आप यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद एक डेफिनेट प्रोसेस से प्रमोशन करते करते तकरीबन 28-29 साल की सर्विस के बाद आप सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष पद थोड़ी कि पैदा होते ही कह दिया गया अब अध्यक्ष बन गए, या कोई समाजवादी पार्टी में आए हुए हो बस दीजिए साहब अभी से। आप 40 साल की उम्र में आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं भाई, कौन था उस समय 1987 में? आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। कितने ओबीसी थे उस समय? लागू कर दिए होते 80 में मंडल।